गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल के हमले ना रुक सके। इसराइली अफवाज ने जबालिया, खान यूनिस समेत कई इलाकों पर हमले करके मजीद 35 फलस्तीनी शहीद कर दिए। फलस्तीन की मज़ाहमत पसंद तंजीम हमास ने 5 रोज में 100 से ज्यादा इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह करने का दावा किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास की जानिब से इसराइली जारहियत का भरपूर जवाब दिया जा रहा है, जिसके लिए हमास के जंगजू गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज पर रॉकेटों, मार्टर गोलों और स्नाइपर राइफल्स से हमले कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, किसी किस्म का कोई अबहम नहीं होना चाहिए। अपने दौरे पेशावर के मौके पर गुफ्तगू करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा अपने फैसलों में अटल होते हैं, उनका फैसला को किसी को शक नहीं होना चाहिए। कारकुन आम इंतखाबात की तैयारी करें, पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल करेगी। कराची मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। कराची की खुली फिजा में शहरियों का सांस लेना मुहाल और सेहत के लिए खतरा बन गया। आज छुट्टी के दिन की सरगर्मियां शुरू होने से पहले ही सुबह सवेरे शहर में पार्टिकुलेट मैटर पर तादाद 332 रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब शहर कायद में फिजाई आलूदगी कंट्रोल करने के इकदाम ना होने के बराबर हैं। गुज़श्ता रोज लाहौर में स्मोक की रोकथाम के लिए मसनूई बारिश की गई, जिसके बाद लाहौर की स्मोक में कमी हो गई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बायस मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे सैयद इमरान के मुताबिक शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक बंद किया गया। मोटरवे M3 भी फैजपुर से रजाना तक बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी शदीद धुंध के बायस बंद है। कौमी शाहरात पर धुंध का दौरानिया मौसम सर्द होने के साथ बढ़ गया। लीबिया में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूब गई, 61 अफराद लापता हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती पर सवार 86 से ज्यादा मुसाफिरों में से 25 अफराद को जिंदा बचा लिया गया, जबकि लापता अफराद को हलाक करार दे दिया गया। कश्ती में सवार ज्यादातर अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया, गैम्बिया और दीगर अफ्रीकी ममालिक से था। IOMA के मुताबिक लीबिया में डूबने वाली कश्ती में सवार अफराद में बच्चे और खातून भी शामिल थी। बचाए गए अफराद को हिरासती मराकज मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद दी गई। अमेरिका ने सदर जिमी कार्टर के दौर के 42 साल पुरानी खुफिया सरकारी दस्तावेज जारी कर दी। दस्तावेज से अफगान जिहाद की फंडिंग से मुतालिक अहम इंकिशाफात सामने आ गए। वाशिंगटन की नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव ने सदर जिमी कार्टर की जानिब से अफगान जिहाद की फंडिंग के लिए किए गए अहम इकदामात पर मबनी खुफिया दस्तावेजात को पब्लिक के लिए खोल दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने अमरीकी दस्तावेज की तस्वीर अपने एक्स अकाउंट से शेयर करते हुए लिखा कि अमरीका में सदर कार्टर के दौर की सरकारी दस्तावेजात 42 साल बाद जारी की गई हैं। इन दस्तावेजात से पता चलता है कि अमेरिका ने कार्टर दौर में ही CIA की फंडिंग से अफगान जिहाद की मदद शुरू की थी। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में कोरोना वबा ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कैलिफोर्निया में कोविड-19 और फ्लू के केसेस अचानक बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद अमरीकी महकमा सेहत ने बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर की हिदायत की है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 9 दिसंबर को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान 2449 अफराद कैलिफोर्निया के अस्पतालों में दाखिल हुए हैं, जो पिछले महीने के मुकाबले में 40% ज्यादा है। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया का कहना है कि कोरोना केसेस में ये इजाफा मामूली है। कौमी टीम की सिलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में बाबर आजम को आराम देने का कौर शुरू कर दिया। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने बाबर आजम को न्यूजीलैंड के साथ ले जाने की तजवीज दी थी। कमेटी मोहम्मद रिजवान को भी आराम देकर आजम खान को खिलाना चाहती थी, ताहम डायरेक्टर कमेटी मोहम्मद हफीज की तजवीज पर दोनों कीपर्स को सीरीज में शामिल करने का फैसला किया गया है। शादाब खान को भी मुसलसल खराब परफॉर्मेंस पर स्क्वाड से ड्रॉप किए जाने का इम्कान। इब्रार अहमद को स्पिन अटैक में उसामा मीर और मोहम्मद नवाज के साथ शामिल करने का फैसला किया गया है।
पर्थ टेस्ट के चौथे रोज ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 450 रन का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया। पाकिस्तानी टीम की जीत के सिर्फ 3% इम्कानात मौजूद। विनोद कादरी ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पर्थ स्टेडियम में जारी है। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स के 487 रन के जवाब में पाकिस्तान की टीम 271 रन पर ढेर हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने 2-2 जबकि नेथन लायन ने 3 विकेटें हासिल की। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गजा की, जहां निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल के हमले ना रुक सके। इसराइली अफवाज ने जबालिया, खान यूनिस समेत कई इलाकों पर हमले करके मजीद 35 फलस्तीनी शहीद कर दिए हैं। इसराइली अफवाज की जबालिया कैंप पर बमबारी से 14 फलस्तीनी शहीद हुए, जबकि कमाल अदवान अस्पताल में बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर भी बलडोजर चढ़ा दिए गए। मगरबी किनारे में भी इसराइली अफवाज की फायरिंग से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद हुए। फ्रांसीसी वजारत खारजा ने इसराइली अफवाज की जानिब से रिहायशी इमारतों को निशाना बनाने की मजम्मत करते हुए कहा है कि रफा में इसराइली बमबारी से फ्रांस का एक अहलकार भी जहां बहक हो गया है, जो कि अपने साथियों और उनके अहल खाना के हमरा एक घर में पनाह लिए हुए था, जिसे बुध के रोज इसराइली फजाइया ने अपनी बमबारी का निशाना बनाया। फलस्तीन की मज़ाहमत पसंद तंजीम हमास ने 5 रोज में 100 से ज्यादा इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह करने का दावा किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास की जानिब से इसराइली जारहियत का भरपूर जवाब दिया जा रहा है, जिसके लिए हमास के जंगजू गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली अफवाज पर रॉकेटों, मार्टर गोलों और स्नाइपर राइफल से हमले कर रहा है। हमास की जानिब से दावा किया गया है कि उन्होंने 5 रोज में 100 से ज्यादा इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह की और मुतादिद सेहूनी फौजी हलाक किए। दूसरी जानिब अमरीका की तरफ से इसराइल की अमली मदद की जा रही है, जिसके सबब बहीरा अहमर में हुजियों के 14 ड्रोन मार गिराए गए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हुजियों ने इसराइल से आने वाले बहरी जहाजों को निशाना बनाना चाहा था। उधर बरतानिया भी इसराइल की मदद में पेश है और बरतानवी जंगी जहाज ने भी बहीरा अहमर में मुश्तबा ड्रोन हमला नाकाम बनाया। और नाजरीन, आपको बताएं कि अमेरिका ने सदर जिमी कार्टर के दौर की 42 साल पुरानी खुफिया सरकारी दस्तावेज जारी कर दी हैं। दस्तावेज से अफगान जहाद की फंडिंग से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। वाशिंगटन की नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव ने सदर जिमी कार्टर की जानिब से अफगान जहाद की फंडिंग के लिए किए गए अहम इकदाम पर मबनी खुफिया दस्तावेज को पब्लिक के लिए खोल दिया है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने अमरीकी दस्तावेज की तस्वीर अपने एक्स अकाउंट से शेयर करते हुए लिखा कि अमरीका में सदर कार्टर के दौर के सरकारी दस्तावेजात 42 साल बाद जारी की गई हैं। इन दस्तावेजात से पता चलता है कि अमेरिका ने कार्टर दौर में ही CIA की फंडिंग से अफगान जहाद की मदद शुरू की थी। दस्तावेज के मुताबिक 1989 में अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने CIA से अफगान जहाद की पाकिस्तान के जरिए फंडिंग का हुक्म दिया था। इस हुक्म के तहत अमरीका ने पाकिस्तान को $2.1 अरब की इमदाद देना थी, जबकि सऊदी अरब ने भी इतनी ही रकम देना थी। हुक्मनामे के मतन पर हसास दस्तावेज की सुर्खी है और उसमें कहा गया है कि गैर मुल्की मदद के कानून मुजरिया 1961 के तहत इंटेलिजेंस जमा करने के अलावा ऑपरेशंस के इरादे से किया गया। सुर्खी के बाद मतन की वजाहत में कहा गया है कि अफगानिस्तान में सोवियत मदाखलत के अफगान मुखालफिन को बराह रास्त या तीसरे मुल्क के जरिए से मोहलिक फौजी हालात फराहम किए जाएं। दस्तावेजात में मजीद कहा गया है कि सोवियत मदाखलत के अफगान मुखालफिन को मखसूस किस्म की तरबियत दें जो कि अफगानिस्तान से बाहर हो, ताकि वो इन हथियारों को इस्तेमाल कर सकें। ये तरबियत बराह रास्त भी दी जा सकती है और किसी तीसरे मुल्क के जरिए से भी दी जा सकती है। लीबिया में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूब गई, जिसमें सवार 86 में से 61 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लापता होने वाले 61 अफराद को हलाक करार दे दिया गया है। हुक्काम ने कश्ती में सवार 86 में से 25 अफराद को बचा लिया, जिन्हें अरास्ती मरकज मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद दी जा रही है। तारकीन वतन से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का कहना है कि कश्ती में सवार अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया, गैम्बिया और दीगर अफ्रीकी मुल्कों से था। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बदकिस्मत कश्ती में सवार अफराद में बच्चे और खातीन भी शामिल थीं। कश्ती लीबिया के शुमाल मगरबी साहल से रवाना हुई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, किसी किस्म का कोई अभाम नहीं होना चाहिए। अपने दौरे पेशावर के मौके पर गुफ्तगू करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपने फैसलों में अटल होते हैं, उनके फैसले पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन का कहना था कि कारकुन आम इंतखाबात की तैयारी करें
پیپلز پارٹی اکثریت حاصل کرے گی۔ گورنر نے پشاور آنے کی دعوت دی تھی، ان کی دعوت پر پشاور آ گیا ہوں۔ اس سے قبل پشاور پہنچنے پر گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے سابق صدر آصف علی زرداری کو گلدستہ پیش کیا۔ ذرائع کے مطابق شریک چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری آج پشاور میں سابق صوبائی وزیر ضیاء اللہ آفریدی کے صاحبزادے کی تقریب کے نکاح میں شریک ہیں۔ پنجاب حکومت نے لاہور میں تجاوزات رضاکارانہ طور پر ختم کرنے کے لیے 48 گھنٹے کی مہلت دے دی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا، جس میں انسداد تجاوزات سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ سیکریٹری ٹرانسپورٹ، سی سی پی او، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنرز اور پولیس حکام اجلاس میں شریک تھے۔ پنجاب حکومت نے لاہور میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے خصوصی اجلاس میں انسداد تجاوزات کے آپریشن کی باضابطہ منظوری دیتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر اور ایس پیز کو متعلقہ علاقوں میں آپریشن کی تیاری کی ہدایت کر دی۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہر میں رضاکارانہ طور پر تجاوزات ختم کرنے کے لیے 48 گھنٹے کی مہلت ہے۔ منگل کی صبح سے باضابطہ آپریشن شروع ہوگا۔ انسداد تجاوزات مہم میں کوئی نرمی اور رعایت نہیں ہوگی۔ مہلت ختم ہونے پر لاہور میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹریفک کی آمد و رفت میں رکاوٹ دور کرنے کے لیے تجاوزات کا خاتمہ ضروری ہے۔ بیشتر مقامات پر تجاوزات ہی ٹریفک جیم کا باعث ہیں۔ شہر سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے سختی کرنا پڑی تو کریں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے تجاوزات پر گرفتاری اور مقدمہ درج کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ غیر قانونی طور پر مقیم پاکستان چھوڑنے والے افغان باشندوں کی مجموعی تعداد 4,35,152 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت پاکستان کے اعلان سے قبل بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی کثیر تعداد گرفتاری کے ڈر سے پاکستان سے واپس افغانستان جاتی رہی ہے۔ 16 دسمبر 2023 کو واپس افغانستان جانے والے 1,634 افغان شہریوں میں 377 مرد، 325 خواتین اور 932 بچے شامل ہیں۔ افغان باشندوں کو پاکستان سے روانگی کے لیے 66 گاڑیاں استعمال ہوئیں، جن میں 97 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی۔ مصنوعی بارش کے بعد لاہور میں اسموگ کی شدت میں کمی آئی ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور فضائی آلودگی میں دنیا بھر میں 6 نمبر پر چلا گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 189 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مصنوعی بارش کے لیے خصوصی جہازوں سے کیمیکل چھڑکا گیا۔ بادلوں پر 48 فلیئر چلائے گئے۔ فضائی آلودگی میں کراچی دنیا بھر میں سر فہرست ہے۔ شہر قائد کا AQI 313 تک پہنچ گیا۔ ڈھاکہ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 254 ریکارڈ کیا گیا۔ آلودہ ترین شہروں میں کولکتہ کا تیسرا نمبر ہے۔ دوسری جانب طبی ماہرین نے اسموگ کے دوران احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی ہے۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کے باعث موٹر وے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان موٹر وے سید عمران کے مطابق شدید دھند کے باعث موٹر وے M2 کو لاہور سے کوٹ مومن تک بند کیا گیا۔ موٹر وے M3 بھی فیض پور سے رجانہ تک بند ہے۔ موٹر وے ترجمان نے بتایا کہ لاہور سے آلکوٹ موٹر وے بھی شدید دھند کے باعث بند ہے۔ موٹر وے M4 عبدالحکیم سے پنڈی بھٹیاں تک، جبکہ موٹر وے M5 شیرشاہ سے گدو تک حد نگاہ کم ہونے کے باعث ٹریفک کے لیے بند ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ قومی شاہراہات پر دھند کا دورانیہ موسم سرد ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھ گیا ہے۔ روڈ یوزرز زیادہ سے زیادہ دن کے اوقات میں سفر کرنے کو ترجیح دیں۔ صبح 10 سے شام 6 بجے تک دھند کے موسم میں بہترین سفری اوقات ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ روڈ یوزرز آگے اور پیچھے دھند والی لائٹس کا استعمال کریں اور غیر ضروری سفر سے بھی گریز کریں۔ تیز رفتاری سے پرہیز کریں اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ روڈ یوزرز معلومات اور مدد کے لیے ہیلپ لائن 130 سے رابطہ کریں۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے یورپ جانے کے خواہش مند 46 پاکستانیوں کو گرفتار کر لیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق پاکستانیوں کو ایران کے مختلف شہروں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والے تمام 46 پاکستانی غیر قانونی طریقے سے یورپ جانا چاہتے تھے۔ گرفتار ہونے والے افراد مختلف انسانی ایجنٹوں کے ذریعے ایران سے یورپ جا رہے تھے۔ گرفتار ہونے والے پاکستانیوں کا تعلق مختلف صوبوں سے ہے، جن میں 26 کا تعلق پنجاب، 3 کا تعلق خیبر پختونخوا، 12 افراد کا تعلق سندھ اور 5 کا تعلق بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہے۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے گرفتار کیے گئے پاکستانیوں کو انچارج راہداری گیٹ تفتان کے حوالے کر دیا گیا۔
पर्थ टेस्ट मैच के चौथे रोज ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 450 रन का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया। पाकिस्तानी टीम की जीत के लिए सिर्फ 3% इम्कानात मौजूद हैं। बिनोद कादर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पर्थ स्टेडियम में जारी है। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स के 487 रन के जवाब में पाकिस्तान की टीम 271 रन पर ढेर हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने 2-2 जबकि नेथन लाइन ने 3 विकेटें हासिल की। पर्थ टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों के नुकसान पर 233 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर करते हुए पाकिस्तान को 450 रन का टारगेट दिया है। पाकिस्तान की तरफ से खुरम शहजाद 3 और आमिर जमाल ने 1 विकेट हासिल की थी। पहले टेस्ट मैच में उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस 87% जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 3% चांसेस हैं। पहले टेस्ट मैच के ड्रॉ होने के 10% इम्कानात हैं। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब बात करेंगे शोरकोट की, जहां निजी कॉलेज में फन फेयर का इनेकाद किया गया। बच्चों ने मुनफरिद स्टॉल्स लगाए और मुख्तलिफ आइडियाज के मुताबिक पानी को महफूज करने और सरसब्ज पाकिस्तान बनाने के लिए जंगलात को महफूज करने के हवाले से मेहमानों को ब्रीफ किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी महर हनीफ सियाल, CEO मॉडल टाउन, ने उस्तादिज़ा की काविश को सराहा। इस वक्त हमारे वहां पर नुमाइंदे मौजूद हैं, चौधरी गुलाम शबीर ताहिर। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी गुलाम शबीर ताहिर, बताइएगा। जी बिल्कुल से मौजूद हूँ नेशनल कॉलेज शोरकोट में। आपको बताते चलो, नेशनल कॉलेज शोरकोट में आज फन फेयर का जो है बाकायदा आगाज कर दिया गया और यहाँ पर मेहमाना ने ग्रामी जो तशरीफ लाए, उन्होंने भरपूर तरीके के साथ जो बच्चों ने यहाँ पे कॉविश की, बच्चों ने मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाया, वहाँ पर विजिट भी किया, उनको अप्रिशिएट किया। मेरे साथ मेहमान खुसूसी जो आज की तकरीब थे हमारे हनीफ साहब साहब मौजूद है। सर बताइएगा कि आज आपने कॉलेज में विजिट किया, बच्चों की काविश देखी और आपने खुद भी 2-3 इवेंट्स में हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। आप क्या बताएंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा काम किया है बच्चों ने भी, टीचर्स ने भी। ख़ास तौर पे अनवर खान साहब की काविशों को मैं सराहता हूँ कि यहाँ बड़ा क्रिएटिव किस्म का प्रोग्राम था ये, और बहुत ज़बरदस्त जंगल के बारे में जो कंसेप्ट दिया गया है वो एक नया कंसेप्ट है। यहाँ मेरा ख्याल में किसी तालीमी इदारे में इससे पहले ये कंसेप्ट नहीं हुआ। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मैं अप्रिशिएट करता हूँ तमाम टीचर्स को भी जिन्होंने ये किया सारा कुछ, और अनवर खान साहब को जो मैनेजमेंट है इस कॉलेज की, उनको भी। जी मेरे साथ यहाँ पर प्रिंसिपल मियां गजनफाबाद काठिया गवर्नमेंट हाई स्कूल शोरकोट मौजूद है। सर बताइएगा, आप प्राइवेट सेक्टर में आ जाए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में ये काम हो रहे हैं, और आज आपने क्या देखा है यहाँ पर नेशनल कॉलेज में जो एक बच्चों ने इवेंट्स किए हैं, क्या बताएंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन यहाँ नेशनल कैडेट स्कूल आकर बहुत खुशी हुई है। यहाँ आज जो है फन फेयर का मेले का आगाज़ किया गया है और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनके ज़ेर क़यादत बच्चे जो है बहुत महसूस हो रहे हैं। यहाँ पे झूले लगाए गए हैं, मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं, और जैसा कि वो असाज़ा कराम के बारे में कहते हैं कि पूछते हैं लोग मुझसे, क्या है तेरा मशगला, रोशनी तकसीम करना, जुगनों को पालना। तो इंशाल्लाह यहाँ शोरकोट की बंजर सार ज़मीन से ऐसे शाहीन पैदा होंगे जो इस मुल्क को मिलत की खिदमत करेंगे। और आज हम जैसा कि भूत बंगला का जो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है, और सेव वाटर और जंगल यानी ग्रीनरी को, जो ग्रीन पाकिस्तान जो है वो भी इस मुल्क के लिए बहुत बेहतरी है। और हम जितने पौधे लगाएंगे तो हमारा एटमॉस्फेयर जो बेहतर होगा। तो आज इस फन फेयर ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है ये पढ़ाई के साथ साथ टीचिंग प्रोसेस के साथ साथ बहुत ज़रूरी हैं, जिससे बच्चों की जो है करैक्टर बिल्डिंग होती है और बच्चे जो है वो अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। थैंक यू। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल स्टाफ है और जो उनके टीचर स्टाफ है, उन्होंने भरपूर तरीके के साथ बड़े खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर उन्होंने कंसेप्ट जो है वो क्लियर किए हैं। जिस तरह उन्होंने जंगलात का कंसेप्ट किया, बूथ बंगला, पानी को कैसे सेव किया जाता है। अनवर खान साहब जो प्रिंसिपल है, उनकी भरपूर मेहनत है, उनके टीचर्स की मेहनत है, उनको सराहा गया है। और इस तरह की एक्टिविटीज तमाम कॉलेज में, इदारों में होनी चाहिए, ताकि बच्चों को हम निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर हम निसाबी सरगर्मी में भी इन्वॉल्व किया जाए, ताकि बच्चे फजूलियात को छोड़कर ऐसे कंसेप्ट लेकर आए ताकि जो वो मुल्क को मिल्लत के लिए रोशन पैगाम लेकर साबित हो। इसलिए नेशनल कॉलेज ने बहुत बड़ा फन फेयर करके एक बहुत सिंध भर की तरह मीरपुर खास में भी कब्जा माफिया सरगर्म है। सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से सिंध की 48 लाख एकड़ अराजी पर काबिज माफिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की सरबराही मोहम्मद खान मरी, लाला अजहर पठान, उबैद बंग, शौकत पनहोर, शमेर लगारी और दीगर टेकी। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफार लगारी से। जी अब्दुल गफार, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? तरह मिरपुर खास में भी आज सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से जो सिंध की 13,60,000 एकड़ जमीन है गैर कानूनी तौर पर निगरान हुकूमत की तरफ से वफाक को और दूसरे सूबों को देने के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मजीद आइए इनसे जानते इस हवाले से इनका क्या कहना है।
यूनाइटेड पार्टी की तरफ से ये पूरी सिंध में एहतजाज हो रहा है कि सिंध की जो ज़मीनें हैं उनको जेली तरक्की के नाम पे और कारपोरेट फार्मिंग के ज़रिए नीलाम किया जा रहा है। सिंध के लोगों को अक़लियत में तब्दील करके उनको बेघर करने की ये साजिश है। हम इस साजिश को मुकम्मल तौर पे रद्द करते हैं और इसलिए हम लोगों ने ये सियासी रास्ता अख्तियार करके हम लोग एहतजाज में आए हैं कि सिंध के लोगों के पास पहले ही वसाइल की कमी है, उनके पास बुनियादी सहूलतें नहीं है, तो ये जो तरक्की के नाम पे सिंध की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई है, हम उसको मुकम्मल तौर पे रद्द करके आज ये एहतजाज कर रहे हैं और उन कुव्वतों को ये मैसेज दे रहे हैं कि सिंध के लोग बाशऊर हैं, वो जाग रहे हैं। हम यहाँ पे अपनी सरजमीन के ऊपर कब्ज़ा किसी भी सूरत पे कबूल नहीं करेंगे। ये जेली तरक्की को हम लोग रद्द कर रहे हैं और हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि सिंध के लोगों को बुनियादी सहूलतें दी जाएँ, उनको तरक्की याब इंडस्ट्रियल जोन बना के दिया जाए और ये ज़मीनों पर कब्ज़ा जेली तरक्की के नाम पे हमें कतई तौर पे कबूल नहीं है। जो मुजाहरा है सिंध यूनाइटेड पार्टी के तरफ से पूरे सिंध में आज ऐलान किया हुआ है, उसका एक कड़ी है। आज हम मीरपुर प्रेस क्लब के सामने हम एहतजाज कर रहे हैं। 48 लाख एकड़ ज़मीन जो ये वफाक को सिंध हुकूमत ने इन्होंने तोहफे तो दिया है, उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो ज़मीन है ये सिंध के लोगों की है, सिंध वालों का हक है, जिन्हों का है उन्हों का दिया जाए। सिंध जो आवाम ॿाहिरि निकितो आहे उहो पोइ डिफेंस हाउसिंग सोसाइटियूं हुजनि कराची खां अॻु या बहरिया टाउन हुजनि, उहे हमेशह ही को अॼु जो मुज़ाहिरो न आहे। ऐं असांजे मलीर खां वठी जामशोरे जूं जेके बि ज़मीनूं हुयूं से सभु 3 वाल थी वियूं हलियूं गुज़िरियल 15 सालनि जी हुकूमत न, पर उन खां बि अॻु में उहे 3 वाल थी वियूं हलियूं। ऐं बाक़ी जेके असांजो रहियल ज़मीनूं आहिनि उहे जेके आहिनि से तरक़ी जे नाले में ऐं ग्रीन कारपोरेट फार्मिंग जे नाले ते उहे वफ़ाक जे हवाले कयूं पियूं वञनि। ऐं कल्ह नोटिफिकेशन निकिरी वियो, चवनि था त 40% जो हिसो आहे, 40 वफ़ाक कंदी, 40 सिंध कंदी। 20 सालनि जी लीज़ ते था ॾियूं, वरी चवनि था त उनखे उहा लीज़ 10 सालनि ते वधाए बि सघिजे थी। छा हिन खां अॻु में जेके लीजिंग थियूं उहे छा उन्हनि जी जॾहिं लीज पूरी थियूं छा उहे सिंध खे ज़मीनूं वापसि मिलियूं? हाणे से पहले तो उसके मुंह का निवाला भी छीन लिया, अब उसके बाद चलते वक्त वसाइल पे काबिज, धारी आबादकारी, मुख्तलिफ चैलेंजेस सारे सिंध के ऊपर मढ़े गए हैं। और हम ये कहते हैं कि निगरान हुकूमत जो महदूद हुकूमत है, जिसके पास इतने इख्तियारात नहीं है, जो वो सिर्फ हुकूमत है टाइमली अपनी हुकूमत चला सकती है, वो कोई भी ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकती, ना कोई वो ऑर्डर वगैरह पास करा सकती है। ये किस बुनियाद पे सिंध की ज़मीन जो 52,000 एकड़ बता रहे हैं, मगर जो असल ज़मीन है वो 80,000 एकड़ है, वो उनको दे दी है। हाँ, अगर आपको सिंध की ज़मीन देनी है तो सिंध के लोगों को दो, सिंध के। जी, सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमाओं की बातें सुनी। इनका यही कहना जो 13,60,000 एकड़ ज़मीन जो निगरान हुकूमत की तरफ से जो दूसरे सूबे के लोग हैं उनको दी गई है फिलफोर। कोट अद्दू में डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने तजावजात माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। मेन जीटी रोड ट्रैफिक की रवानी मुतासिर करने वाले रेडी वाहनों को रेलवे ग्राउंड में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि शहर में जगह जगह गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड खत्म करके लारी अड्डे के साथ रिक्शा स्टैंड कायम करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा इस वक्त डिप्टी कमिश्नर के हमरा मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। होने वाले डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के बाद जो है तजावुज़ात माफिया के खिलाफ जो है कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है। बताता चलूँ मेन जीटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर करने वाले जो रेडी वाहन हैं उनको जो है रेलवे ग्राउंड में जो है शिफ्ट कर दिया गया है, जिस पे जो है जो शहरी हैं, जो मेन जीटी रोड से गुजरने वाले शहरी हैं, उन्होंने ना सिर्फ सुख का सांस लिया बल्कि डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी के इस ऐसा इकदाम को जो है भरपूर अंदाज से जो है वो सराहा है। डीसी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, रेलवे की जानिब से भी जो है वो रेडी वालों को जो वहाँ से हटाने का कहा गया है, इसके अलावा ये भी बताइएगा जो नाजायज़ रिक्शा स्टैंड है वो भी जो है ट्रैफिक की रवानी में जो वो रुकावट बन रहे, क्या कहेंगे इस हवाले से, किस तरह की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं? अच्छा, इसमें मेजर जो इशू था पूरे कोट अद्दू का जो शहर का इशू था, वो मेन जो इशू था सबसे मेजर जो वो दैट वाज एंक्रोचमेंट्स।
तो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हमने स्टार्ट किया है और उसके तहत तमाम जो जीटी रोड को उसको क्लियर करवा दिया गया है। सबसे बड़ी जो ऑब्स्टेकल थी वो रेडियाँ ही थी, तो तमाम पुश कार्ट्स को हमने मैनेज किया है उसको रिमूव करके। तो उनको हमने रेलवे लाइन के साथ एक अबेंडेंट जगह पड़ी थी जहाँ लोग कूड़ा करकट फेंकते थे, दो इट वाज अ रेलवे लैंड लेकिन बिल्कुल अबेंडेंट थी और वहाँ पे कूड़ा करकट फेंका जा रहा था। तो वो म्यूनसिपल कमेटी के जरिए उसकी सफाई करवा कर उनको एक साइड पे एक जगह एलोकेट कर दी गई है ताकि वो वहाँ पे हो, ताकि आवाम की जो मुश्किलात हैं, जो ट्रैफिक के एक स्मूथ फ्लो में खलल आ रहा था वो भी दूर हो सके और आवाम की जो परेशानी है उसमें कमी लाई जा सके। तो इस तरह से रेडी वालों को भी जो रोज़गार है वो भी अफेक्ट नहीं हुआ, उनको भी एक जगह साइड पे एलोकेट कर दी गई है ताकि वो अपना जो कारोबार है वो चलाते रहें और इसी तरह आवाम की परेशानी भी दूर हो सके। जी बिल्कुल जी, आज मैंने एसी कोटद्दू के साथ जो कि सेक्रेटरी आरटीए भी हैं उनको साथ मैंने पूरे शहर का विजिट किया है और हमारी एक म्यूनसिपल कमेटी की जगह है बिल्कुल जो कि लारी अड्डा बस स्टैंड के साथ ही है, वो जगह एलोकेट कर दी है और तमाम चिंची रिक्शों को पाबंद किया जा रहा है कि वो उस जगह के ऊपर जाके क्योंकि ये एक ज़रूरत तो है ना, मतलब इसके बगैर हम अभी जब तक कि ये टोटली बैन नहीं कर दिए जाते या हम इनको अब रेगुलेट नहीं कर लेते तब तक हम इनको रिमूव नहीं कर सकते। क्योंकि आपको याद होगा कि ये तांगे जो थे शुरू में तांगा चला करते थे, लोग सवारी के लिए यूज़ करते थे, उनको रिप्लेस किया है इन चिंची रिक्शा ने। तो अब पैसेंजर्स को इसकी ज़रूरत तो होती है, बस अड्डे के पास ही तो हमारी एक जगह खाली पड़ी थी म्यूनसिपल कमेटी की, वहाँ हमने इनको जगह एलोकेट कर दी है ताकि ये वहाँ पे खड़े हो जाएं और ट्रैफिक में खलल ना आए। जी बिल्कुल, डीसी साहब मेरे साथ मौजूद। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि निजी तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों के मामले पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर परवेज अख्तर ने निजी तालीमी इदारों को मौसम सरमा के हवाले से हिदायत जारी करते हुए शिकायत के लिए सीईओ ऑफिस हॉल रोड पर खुसूसी सेल कायम कर दिया। इस हवाले से परवेज अख्तर का कहना था दौरान तातीलात इम्तिहानात या टेस्ट सेशन के लिए बच्चों को बुलाने पर पाबंदी होगी, स्कूल्स में टीचिंग स्टाफ को बुलाने पर भी पाबंदी होगी। डीईओज, डेप्यूटी डीईओज और एईओज पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। खिलाफ वर्जी करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस्तेकाम पाकिस्तान फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम आला कारकर्दगी और खिदमात के हामिल अफराद में एजाज़ात की तकसीम की तकरीब का इनेकाद ई लाइब्रेरी के हॉल में किया गया। ये तकरीब APS पेशावर के शोहदा और उनके लवाहिकीन के नाम की गई। हाजरीन ने शोहदाए वतन को खिराज तहसीन पेश किया। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट से। इस्तेकाम पाकिस्तान फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम आला कारकर्दगी और खिदमात के हामिल अफराद में एजाज़ात की तकसीम की तकरीब का इनेकाद कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के साथ वाक़िया ई लाइब्रेरी के हॉल में किया गया। ये तकरीब APS पेशावर के शोहदा और उनके लवाहिकीन के नाम की गई। हाजरीन ने शोहदाए वतन को खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब के मेहमानों ने खसूसी प्रोफेसर डॉक्टर बशीर अहमद, वाइस चांसलर बादशाह खान यूनिवर्सिटी चारसदा, प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अदनान, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, ब्रिगेडियर वहीदुज़्ज़मान, डायरेक्टर चुगताई लैब पंजाब, प्रोफेसर डॉक्टर मजहर रफी, हेड ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट शेख ज़ैद हॉस्पिटल, रहीम यार खान थे। तकरीब में गिलगित से ग्वादर तक मुल्क भर की मुख्तलिफ शोबाए हाई जिंदगी में गरा कदर खिदमात सर अंजाम देने वाली 80 शख्सियात को कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल्स, सितारे पाकिस्तान मेडल्स और अवार्ड्स दिए गए। इनमें तलीम व तदरीस, तिब और समाजी खिदमत के शोबे नुमाया थे। नज़ामत के प्राइस फाउंडेशन के चेयरमैन ज़शान बहादुर खान चुगताई ने सर अंजाम दिए। उन्होंने कहा कि इनके वालिद मरहूम शेर बहादुर चुगताई बानी और चेयरमैन ने 1998 इस फाउंडेशन के प्लेटफार्म से खुद बड़े समाजी काम करवाए और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबा जिंदगी में गरा कदर खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को मेडल और अवार्ड्स देने का आगाज किया। इनके इस मिशन को इनकी वफात के बाद हमने जारी रखा हुआ है। तकरीब से मेहमानाने खसूसी ने खिताब करते हुए कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान फाउंडेशन की तरफ से मुल्क भर में गरा कदर खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात की पेशराई और इज्जत अफजाई एक अजीम कारनामा और एक अजीम मिशन है। इस फाउंडेशन ने मुल्क के तूलो अर्ज में छुपी हुई मंजर आम पर ना आने वाली शख्सियात जिन्होंने मुख्तलिफ शोबा जिंदगी में बड़ी खिदमात सर अंजाम दे रखी हैं या दे रहे हैं, इनको तलाश करके अवार्ड और मेडल्स अपनी तरफ से देकर इनकी भरपूर हौसला अफजाई की है। हम इस फाउंडेशन के चेयरमैन ज़शान बहादुर चुगताई और दीगर ओहदेदारान की खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं। इस सिलसिले में हमें इनकी हौसला अफजाई और भरपूर तावन करना चाहिए। कैमरामैन नुमान के साथ मोहम्मद साकिब भट्ट, कोहिनूर न्यूज़। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त के मुताबिक 8 फरवरी 2024 को होंगे। इसी पर जमात इस्लामी के रहनुमा सूफी खलीक अहमद भट्ट और उम्मीदवार N130 का कहना है इंशाल्लाह जमात इस्लामी जीत कर हुकूमत का हिस्सा बनेगी। उनका मजीद क्या कहना है जानते हैं हमारे रिपोर्टर आसिम बदर से, जो इस वक्त खलीक भट्ट से बात कर रहे हैं। जी आसिम, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، اس وقت ہم جماعت اسلامی کے مرکزی آفس لاہور میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی صوفی خلیق بٹ صاحب جو کہ N130 سے امیدوار بھی ہیں جماعت اسلامی کے. ہم ان سے بات کریں گے کل جو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ معطل ہوا تھا اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں اس کی اپیل ہوئی تھی، اس اپیل کا جو فیصلہ آیا تھا اس پہ ہم بات کریں گے صوفی خلیق بٹ صاحب کے ساتھ. جی بٹ صاحب بتائیے گا کہ جو سپریم کورٹ نے کل فیصلہ دیا ہے اور جماعت اسلامی کا واضح موقف ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے اور جمہوریت بھی یہی کہتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا موقف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ میرا موقف وہی ہے کہ جو جماعت اسلامی کا موقف ہے. ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ دورس نتائج لے کر آئے گا، کیونکہ جو عوامی حکومت ہے وہ اگر نہ ہو تو ملک کا جو ہے وہ نظام صحیح طریقے سے چلتا نہیں ہے. یہ انتخابات جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ملک کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ایک ممد و معاون ہوں گے اور انشاءاللہ اس بار جماعت اسلامی کی طرف عوام دیکھ رہی ہے اور ہم گلیوں محلوں میں جب جا رہے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی انشاءاللہ اس بار پورے پاکستان میں اکثریت حاصل کرے گی اور آئندہ حکومت جماعت اسلامی کی ہوگی. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کتنے پر امید ہیں اس الیکشن کے حوالے سے کہ آپ کمپین پہ جب نکلیں گے تو آپ کو کتنی کے زیادہ پذیرائی ملے گی، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے نکلنا نہیں ہے بلکہ ہم نکلے ہوئے ہیں اور ہم ہر گلی ہر بازار میں جا رہے ہیں، ہر محلے میں جا رہے ہیں. ہمارے چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز، بڑے جلسے وہ بھی منعقد ہو رہے ہیں اور آج ہمارا ورکرز کنونشن ہے کہ جس میں کم و بیش 5000 مرد و خواتین جو ہمارے کارکن ہیں، والنٹیئرز ہیں ہمارے، وہ اس میں شریک ہوں گے. یہ ریٹیگن روڈ پہ آج 6 بجے اس کا انعقاد ہونا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے گزشتہ یعنی ویسے تو ساری زندگی لیکن اس انتخابی مہم کے لیے گزشتہ 3 سالوں میں ہم اپنی کانسٹیٹوئنسی کے ہر گلی محلے میں جا رہے ہیں. تعزیت کے لیے بھی جاتے ہیں، مزاج پرسی کے لیے بھی جاتے ہیں، جنازے کے لیے بھی جاتے ہیں اور کسی کی خوشی ہو وہ بھی اس میں بھی ہماری شرکت ہوتی ہے. جی بالکل، ہم نے بٹ صاحب کی موقف جان لیا، جماعت اسلامی کا موقف جان لیا کہ بٹ صاحب کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس الیکشن میں ہمیں واضح اکثریت حاصل ہوگی اور پورے پاکستان میں جماعت اسلامی ون کر کے اور انشاءاللہ حکومت کا حصہ بنے گی. جی محکمہ ٹیپا لاہور کی جانب سے کینال روڈ انڈر پاسز پر تزئین و آرائش کے نام سے بیوٹیفیکیشن کا کام پرائیویٹ کمپنیوں سے کرایا جا رہا ہے. تزئین و آرائش پر بہت بڑا بجٹ مختص کیا گیا، اس سے شہریوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ مزید جانتے ہیں موقع پر موجود میاں اویس سے. جی اویس بتائیے گا. جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں لاہور کی مصروف ترین شاہراہ دھرم پورہ انڈر پاس پر. اندھیر نگری چوپٹ راج کے نظام میں مال مفت دل پہ رحم کے نظام کو محکمہ ٹیپا لاہور کی جانب سے متعارف کروا دیا گیا ہے اور ایک ایسے منصوبے پر کام شروع کروا دیا ہے جس کا کوئی سر و پیر ہی نہیں ہے. آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ دیواروں پر لگی خوبصورت نہایت اور قیمتی ٹائلوں کو ڈسمینٹل کر اتار کر اس کی جگہ غیر معیاری سستا پینٹ کروایا جا رہا ہے جس کی مثال نہیں ملتی ہے. اس کی مثال کچھ یوں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وہ یوں ہے کہ اے بیکار آدمی کچھ کیا کر، کام نہ ملے تو اپنے کپڑے ادھیر کر خود ہی سیا کر مگر کچھ کیا کر. اس مثال کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے محکمہ ٹیپا نے کمر کس لی ہے اور ایک ایسے منصوبے پر کام شروع کروا دیا ہے جس کا کوئی جواز ہی نہیں. اس منصوبے میں صرف اور صرف ماسوائے کرپشن اور کمیشن کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، جس پر محکمہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کو چاہیے کہ فی الفور اس منصوبے کی انکوائری کرے اور حقائق جانے کہ اس کے اصل حقائق کیا ہے تاکہ عوام تک اس کے اصل حقائق پہنچ سکیں. کیمرہ مین رانا اویس کے ساتھ میاں اویس، کوہ نور نیوز، لاہور. آٹو اسپیئر پارٹس مارکیٹ بادامی باغ کے انجمن تاجران کے صدر میاں وقار احمد نے کہا کہ آئندہ آنے والی نئی حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ ملکی معیشت کو بحال کرے. اگر نواز شریف کو عوام نے منتخب کیا تو انہیں خوش آمدید کہیں گے. اس وقت ہمارے رپورٹر علی فاروق ان کے ہمراہ ہے. جی علی، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا.
جی میں موجود ہوں بادامی باغ میں، جہاں پر بادامی باغ آٹو پارٹ مارکیٹ ایسوسیشن کے جو صدر ہیں انجمن تاجران میاں وقار احمد ہمارے ساتھ ہیں. ان سے ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے پوچھیں گے اور کیا صورتحال بن رہی ہے آئندہ الیکشن میں بھی، اور کیا توقع کی جا رہی ہے. ظاہر ہے یہ بھی پاکستان کے شہرین کسی کو ووٹ بھی ڈالیں گے. جی السلام علیکم میاں صاحب. خیریت سے آپ؟ کیا حال ہے؟ بہت شکریہ جناب کو چینل کا بھی اور آپ کا بھی، آپ تشریف لائے مارکیٹ. یہ معاشی صورتحال جو بنی ہوئی ہے اس ٹائم اور جو توقعات ہیں 2024 میں، وہ اس حوالے میں بتائیے گا. اور بڑی بات کا سننے میں آ رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب چوتھی بار پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بات یہ ہے کہ معاشی صورتحال تو باقی بگڑی ہوئی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بازاروں میں، مارکیٹوں میں تقریباً 60% سیل جو ہے نا وہ ڈراپ ہو چکی ہے. چونکہ انسٹیبلٹی جب کسی ملک میں ہوگی، معاشرے میں ہوگی، تو کسٹمر جو ہے نا وہ نہیں باہر نکلتا. لوگ نیسیسریز آئٹم صرف خریدتے ہیں، ان نیسیسری آئٹم جو ہے نا ان سے پرہیز کرتے ہیں. تو ہماری مارکیٹوں میں چونکہ پورے لاہور کی جو مارکیٹیں ہیں یا جدھر بھی مارکیٹیں ہیں، بازار ہیں، وہاں پہ ضروری اور غیر ضروری آئٹم دونوں پڑی ہوتی ہیں. تو ضروری آئٹم کے لیے چونکہ لوگوں کے حالات اس طرح کے ہیں، مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہوئی ہے، اس وجہ سے قوت خرید جو ہے نا وہ 60% تک کم ہو چکی ہے. اگلا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے، میاں نواز شریف صاحب پچھلے 40 سال سے اس ملک میں حکمران رہے ہیں، کسی صورت میں کبھی مطلب مسلم لیگ نون جو ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ کاروباری طبقہ جو ہے نا ان کے آنے سے اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہے. اور جو میں امید کر رہا ہوں اور جو ستارہ شناس کہتے ہیں اور جو ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2024-25 یہ پاکستان کا رائزنگ سال ہوں گے اور پاکستان بہتری کی طرف جائے گا. کیونکہ مایوسی جو ہے نا وہ تو ویسے ہی گناہ ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی امید ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف یا ان کی گورنمنٹ حکومت بھی آ جاتی ہے، جیسے پچھلے سال آپ نے دیکھا ہے کہ جانے والی حکومت جو تھی وہ تباہی کے دہانے پہ پاکستان کو لے آئی تھی، پاکستان خدا نہ خاصا ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، لیکن مسلم لیگ نون کی اور ان کے الائنسی جو تھے ان کی حکومت نے پاکستان کو نہ صرف ڈیفالٹ سے بچایا، اپنی سیاست قربان کر کے، عوام کی نظروں میں ان کا اپنا مورال کم ہوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکال دیا. اب چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ انڈیکس بھی پڑھتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے بڑی ہائی جا رہی ہے، لیکن اس کا ثمرات جو ہے نا جب تک عام آدمی تک نہیں پہنچیں گے اس وقت تو میں نہیں سمجھتا کہ بہتری آئے گی. بہت مہربانی. جی میاں وقار صاحب نے یہی کہا ہے کہ جی سب سے پہلے ان کو یہ چاہیے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو نیچے لے کر آیا جائے اور کوشش یہ کی جائے جو امپورٹ بیس کنٹری بنا ہوا ہے پاکستان اس کو ایکسپورٹ بیس بنایا جائے، مقامی انڈسٹری کو ترقی دی جائے. بریک کے بعد تذکرہ کریں گے کوہ نور نیوز کی خبر پر ہونے والے ایکشن کا. کوہ نور نیوز کی خبر پر ایکشن لیا گیا ہے. یو ای ٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کے الزام میں سابق وی سی منصور سرور کے خلاف خبر نشر ہونے کے بعد یو ای ٹی انتظامیہ حرکت میں آ گئی ہے. 3 اہم انتظامی عہدیدار فارغ کر دیے گئے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. نیو کیمپس کالا شاہ کاکو کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر تنویر اقبال کو فارغ کر دیا گیا ہے. ڈاکٹر تنویر اقبال کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین کے عہدے سے بھی فارغ ہو گئے ہیں. ڈاکٹر تنویر اقبال کی اہلیہ ڈاکٹر سائمہ یاسین کو بھی مین کیمپس کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا ہے. کوہ نور نیوز کی خبر پر ایکشن لیا گیا ہے. یو ای ٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کے الزام میں سابق وی سی منصور سرور کے خلاف خبر نشر ہونے کے بعد یو ای ٹی انتظامیہ حرکت میں آ گئی ہے. اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے کامران علی. جی کامران آگاہ کیجئے گا. جی یہ سابقہ وائس چانسلر یو ای ٹی پروفیسر منصور سرور کی جانب سے مبینہ غیر قانونی بھرتیاں اور من پسند افراد کو ترقیاں دینے اور مبینہ طور پر خواتین کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات کی نشاندہی سب سے پہلے کوہ نور نیوز نے کی تھی اور اس حوالے سے شہری الطاف یونس نے اینٹی کرپشن سے رجوع کیا تھا. محکمہ اینٹی کرپشن کی طرف سے سابقہ وی سی منصور سرور کو ملنے والے نوٹس کے بعد یو ای ٹی انتظامیہ بھی حرکت میں آ گئی ہے. 3 اہم انتظامی عہدیداران کو فارغ کر دیا گیا ہے اور اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. نیو کیمپس کالا شاہ کاکو کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر تنویر اقبال کی جگہ ڈاکٹر شاہد عمران کو نئے کوآرڈینیٹر تعینات کر دیا گیا اور اس کے
के साथ साथ डॉक्टर तनवीर इकबाल केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चेयरमैन के ओहदे से भी इनको फारिग कर दिया गया है। इनकी जगह डॉक्टर मोहसिन अली काजमी को नया चेयरमैन भी लगा दिया गया है। इसी तरह डॉक्टर तनवीर इकबाल की अहलिया डॉक्टर साइमा यासीन को भी, जो मेन कैंपस केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तैनात थी, इनको भी चेयरमैनशिप से हटा दिया गया है। इनकी जगह डॉक्टर जहीर असलम को तैनात किया गया है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को मिलने वाली दरख्वास्त में डॉक्टर तनवीर इकबाल और डॉक्टर साइमा यासीन पर भी गैर कानूनी मिराज का इल्जाम जो है वो आयद किया गया है। डॉक्टर तनवीर इकबाल और डॉक्टर साइमा यासीन को भी शामिल तफ्तीश किए जाने का भी इम्कान है। दूसरी जानिब डॉक्टर मंसूर सरवर जो है वो एंटी करप्शन के लिए छलावा बन चुके हैं। मंसूर सरवर ने एंटी करप्शन डायरेक्टोरेट में अपने मुल्क से बाहर यानी कि अमेरिका होने का कहा है, जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक वो पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। जी कामरान, ये बताया गया कि इन अफराद को ओहदों से तो फारिग कर दिया गया है, क्या इनके खिलाफ मजीद तहकीकात के बाद इन्हें मजीद सजाएं दिए जाने का इम्कान भी मौजूद है? देखिए, ये जो एप्लीकेशन जमा कराई है अल्ताफ यूनुस की जानिब से, इसमें तो बड़ा वाजिया कहा गया है कि जो मंसूर सरवर है साबिका वीसी, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मगर वो बार बार जो है वो एंटी करप्शन को चकमा दे रहे हैं, पेश नहीं हो रहे। और ये यहाँ पर मैं आपको वाजिया करता चलूं कि जो डॉक्टर तनवीर इकबाल है और उनकी जो मिसिज है साइमा यासीन, ये वही केस है जिसपे इनको नवाजा गया था और मनपसंद अफराद को खिलाफ दाब्ता जो है वो तरक्कियां दी गई थी, ओहदे बांटे गए थे, बंदर बांट की गई थी, जिस पर एंटी करप्शन जो है वो मुतहरिक है मुकम्मल तौर पर, और अब इन दोनों के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सीनियर रहनुमा मरकजी सेक्रेटरी इजलास डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि हम सानिया APS के शोहदा की अजीम कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हैं। उनका मजीद ये भी कहना था कि हम पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं, मुल्क के तकद्दुस और वकार की खातिर हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, हमने मिलकर आगे चलना है, पाकिस्तान के लिए जाती झगड़ों से बाहर निकलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अजमल जट से, जो इस वक्त डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के साथ मौजूद हैं। जी अजमल, बताइएगा क्या कहना है डॉक्टर का? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ IPP के जो है वो मरकजी सेक्रेटरीट में, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। डॉक्टर साहब बताइएगा, आज का दिन जो है वो स्याह हरूफ में लिखा गया, आज का दिन 16 दिसंबर के हवाले से क्या कहेंगे आज के दिन की मुनासबत? जी, मैं आज के दिन होने वाला जो सान्या था उसकी ना सिर्फ मजम्मत करती हूँ, बल्कि शोहदा के जो लवाहकीन हैं उनसे ज़ार यकजहती करते हैं, ज़ार तज़ियत करते हैं, और उनको ये यकीन दिलाते हैं कि आपके जो नन्हे फूल और कलियां इस पाकिस्तान पे निछावर हुई, ये कौम उसको भूली नहीं, और हम आज भी हमारे दिलों में वो बच्चों के जो कुर्बानी है, वो नन्हे जानबाजों का जो किरदार है वो जिंदा है, और उसको हम सलाम पेश करते हैं। ये भी बताइएगा, सियासी मैदान सजने वाला है, तासुर ये दिया जा रहा है कि IPP जो है वो इल्हाक करने जा रही है PMLN के साथ, किस हद तक ये हकीकत है? वो सारे तासुर जो है हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीडरशिप ने धो दिए हैं, और तासर एक ही है कि हम मैदान के खिलाड़ी हैं, मैदान में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से हर हाल में मुतहरक नज़र आएंगे, और हलकों की सियासत जो है वो कैंडिडेट के बगैर होती नहीं है। कैंडिडेट्स भी हैं हमारे पास, और उन कैंडिडेट्स का अपना वजूद भी है, तो इंशाल्लाह उससे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ना सिर्फ सीटें मिलेंगी, बल्कि अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो मैंडेट भी मिलेगा। कौमी ओपनर बल्लेबाज अहमद शहजाद ने पाकिस्तान सुपर लीग को खैरबाद कह दिया है। ड्राफ्टिंग में किसी फ्रेंचाइज ने अहमद शहजाद को पिक न किया, जिसके बाद अहमद शहजाद ने PSL से रिटायरमेंट का फैसला किया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हमजा अब्बासी से। हमजा अब्बासी से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि कौमी ओपनर बल्लेबाज अहमद शहजाद ने पाकिस्तान सुपर लीग को खैरबाद कह दिया है। ड्राफ्टिंग में किसी फ्रेंचाइज ने अहमद शहजाद को पिक नहीं किया, जिसके बाद अहमद शहजाद ने PSL से रिटायरमेंट का फैसला किया है। अहम खबर है, कौमी ओपनर बल्लेबाज अहमद शहजाद ने पाकिस्तान सुपर लीग को खैरबाद कह दिया है। ड्राफ्टिंग में किसी फ्रेंचाइज ने अहमद शहजाद को पिक ना किया, जिसके बाद अहमद शहजाद ने PSL से रिटायरमेंट का फैसला किया है। पाकिस्तान सुपर लीग से मुतालिक खबर है, कौमी ओपनर बल्लेबाज अहमद शहजाद ने PSL को खैरबाद कह दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हमजा अब्बासी से। जी हमजा, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
جی بالکل، اوپننگ بلے باز احمد شہزاد نے جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کر پاکستان سپر لیگ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ لے لیا ہے۔ احمد شہزاد نے سوشل میڈیا پر ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، مجھے پی ایس ایل سے دور رکھنے کا دانستہ فیصلہ ہے اور میں آئندہ ان 6 فرنچائزز کے ساتھ جو ہے وہ پی ایس ایل نہیں کھیلوں گا۔ اگر دیکھا جائے تو حالیہ نیشنل جو T20 کپ ہے اس میں بھی احمد شہزاد جو ہیں وہ ٹاپ پرفارمر رہے، ٹاپ سکورر رہے، لیکن پھر بھی جو ہے یہ چوتھا سیزن ہے جس میں انہوں نے ان کو کسی بھی فرنچائز نے پک نہیں کیا، اور جو پچھلے 3 سیزن ہیں ان میں بھی وہ کسی فرنچائز کے ساتھ ہمیں پی ایس ایل میں نظر نہیں آئے۔ تو احمد شہزاد نے جو سوشل میڈیا پر ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ یہ بخوبی علم ہے میرے فینس کو بھی، پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی، کہ یہ میرے خلاف جو سازش کی جا رہی ہے اور جلد ہی اس کا میرے فینس کو بھی پتہ چل جائے گا، اور جو میرے فینس ہیں جو پوری دنیا سے میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں جو مجھے بیک کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیف سلیکٹر ہیں ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ دانستہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، پاکستان سپر لیگ میں مجھے ڈرافٹ میں شامل نہیں کیا گیا، مجھے پک نہیں کیا گیا، کیونکہ حالیہ نیشنل T20 کپ میں بھی وہ ٹاپ پرفارمر تھے، لیکن ان کو چوتھا سیزن ہے پی ایس ایل میں ان کو پک نہیں کیا گیا۔ جی حمزہ، قومی ٹیم میں جب کسی کھلاڑی کو منتخب نہیں کیا جاتا تو گروپ بندی کی بات کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر مختلف 6 فرنچائزز ہیں، مختلف انتظامیہ ہے، تو نیشنل T20 میں احمد شہزاد کی کارکردگی بھی بہت اچھی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کیا وجہ ہے آخر کہ انہیں کسی نے پسند نہیں کیا؟ جی دیکھیں، یہ جو پاکستان کرکٹ ہے یہاں پر سیاست کا بڑا عمل دخل ہے، جس کی وجہ سے جو ٹاپ پرفارمر ہوتے ہیں ڈومیسٹک کے، کہا یہ جاتا ہے کہ ڈومیسٹک کے پرفارمر کو موقع دیا جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا جو صاحبزادہ فرحان ہے، اگر ہم ان کی بات کریں وہ بھی ٹاپ پرفارمر تھے، ان کو بھی جو آسٹریلیا کی سیریز ہے، جو نیوزی لینڈ کی سیریز ہے، ان میں ان کو پک کرنے کا امکان نہیں ہے۔ احمد شہزاد کا یہ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ جو احمد شہزاد ہے ان کو نیوزی لینڈ کے خلاف جو 12 جنوری سے T20 سیریز شروع ہونی ہے اس میں ان کو کیمپ کے لیے بلایا جائے گا، اسکواڈ میں ان کا نام نہیں ایڈ کیا جائے گا۔ تو دیکھیں جو ڈومیسٹک کے پرفارمر ہیں، جو پاکستان کے لیے ڈومیسٹک میں پرفارم کرتے ہیں، ان کو موقع دینا چاہیے، لیکن یہ ہمارے یہاں پر جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوبی ایک بیٹھی ہوئی ہے، وہ جو ڈومیسٹک کے پرفارمرز ہیں ان کو آگے نہیں آنے دیتی، یہاں پر پرچی چلتی ہے، جو سفارشی کلچر ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں احمد شہزاد کی جس طرح 4 میچوں میں 4 کنزیکٹیو 50s آئی، اور چوتھا سیزن آپ دیکھیں ان کو غیر ملکی فرنچائزی کرکٹ لیگ سے آفرز آئی لیکن انہوں نے ٹھکرا دی، ان کو ورلڈ کپ کے دوران ٹی وی چینلز کی آفر آئی، انہوں نے وہ ٹھکرا دی کہ میں ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہا ہوں۔ اور اگر ایک پلیئر اتنا اپنی ساری جو خواہشات ہیں اور سارے جو معاملات ہیں ان کے لیے قربانی دیتا ہے اس ملک کی کرکٹ کے لیے، وہ چاہتا ہے کہ میں پاکستان کی جرسی میں دوبارہ پاکستان کو ریپرزینٹ کروں، تو پھر اس کو موقع نہ دیا جانا یہ دانستہ فیصلہ اور یہ زیادتی ہے اس پلیئر کے ساتھ۔ جی حمزہ، احمد شہزاد کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے یہ سازش؟ جی دیکھیں، یہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایک ہائی آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فیصلے وہاں پر ہی کیے جاتے ہیں، کیونکہ ذکا اشرف صاحب جو ہیں انہوں نے پی ایس ایل ڈرافٹ میں بھی کہیں جرنلسٹ پر پابندی لگا رکھی تھی، جو ان سے سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ 3 ماہ کے لیے آئے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین، آپ کا کام الیکشنز کروانا تھا لیکن آپ الیکشنز کروا کیوں نہیں رہے؟ تو انہوں نے ان 3 جرنلسٹ پر پابندی بھی عائد کر دی ہے۔ اب یہاں پر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب یہاں پر وہ مثال ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بینس، جب آپ ایک کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں اور آپ یہ چھوٹا سا فیصلہ لیتے ہیں کہ آپ ان کو بین کر دیتے ہیں، حالانکہ جو ایک ادارہ ہوتا ہے، ایک جو کرکٹ بورڈ ہوتا ہے اس کا بہت بڑا دل ہوتا ہے، اور یہ پہلا کرکٹ بورڈ ہے جس نے اپنے جرنلسٹ کو بین کر دیا ہے۔ تو دیکھیں یہ احمد شہزاد کے خلاف جو سازش ہے، یہ جو ان کے ہائی آفیشلز ہیں، یہ ان سے پوچھا جائے گا سوال جب میڈیا کے سامنے وہ آئیں گے۔ 25 کروڑ عوام ہے یہاں پر، احمد شہزاد کی اس ملک میں بہت بڑی فین فالوئنگ ہے، اور وہ یہ سوال پوچھے گی کہ احمد شہزاد کو پی ایس ایل میں کیوں نہیں پک کیا گیا، جبکہ حالیہ نیشنل T20 کپ کا بھی وہ ٹاپ پرفارمر ہے اور 4 کنزیکٹیو 50s بھی اس نے لگائی ہیں، اور ابھی بھی وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کا خواہش مند ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں پاکستان کی جرسی میں پاکستان کو دوبارہ ریپرزینٹ کروں، لیکن ہمیں نہیں کوئی امید نظر آ رہی، کیونکہ اگر ان کو شامل کیا جاتا ہے نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز میں اگر شامل کیا جانا ہے تو پھر ان کو لازماً جو تھا وہ پاکستان سپر لیگ کے ڈرافٹ میں پک کیا جاتا، لیکن 6 کی 6 فرنچائزیز نے ان کو پک نہیں کیا۔ دوسری جانب غالباً عمر اکمل کو بھی کسی فرنچائز نے پک نہیں کیا، کیا ان کا کوئی موقف آیا ہے اس حوالے سے؟
जी देखिए, उनका अभी तक कोई मौकफ नहीं आया। उनके जो बड़े भाई हैं कामरान अकमल, वो सिलेक्शन कमेटी के कंसल्टेंट जो हैं वो मुकर्रर हुए हैं। वहाब रियाज जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके 3 कंसल्टेंट हैं, जिनमें राव इफ्तिखार अंजुम हैं, उसके साथ साथ कामरान अकमल हैं और सलमान भट्ट थे, जिनका नाम उन्होंने वापस ले लिया। जो कामरान अकमल हैं उनकी तरफ से भी अभी कोई बयान नहीं सामने आया। और उमर अकमल की जो परफॉर्मेंस रही है गुज़श्ता पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन में और डोमेस्टिक में, वो इतनी अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से इस दफा बड़े नाम हमने देखे जो कि पीएसएल में पिक नहीं हुए। शर्जील खान को देखें, बड़े जारहाना बल्लेबाज हैं और वो भी बड़े होपफुल थे। उन्होंने भी बयान दिया कि मैं पाकिस्तान के लिए 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ, वो भी नहीं पिक हुए। उसके साथ उमर अकमल को देखें, वो भी नहीं पिक हुए। अहमद शहजाद नहीं पिक हुए। हुसैन तल्लत को किसी ने पिक नहीं किया। तो काफी नाम हमने देखे जो कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हमें एक्शन में नजर आते हैं, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन पीएसएल में उनको इस दफा पिक नहीं किया गया। तो ये ज्यादती है अपने प्लेयर्स के साथ। अगर उनको गैर मुल्की क्रिकेट लीग की ऑफर आती है और वो ठुकरा कर वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, पाकिस्तान सुपर लीग खेलें, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में पाकिस्तान सुपर लीग एक बहुत बड़ा नाम है। तो ये ज्यादती है उन प्लेयर्स के साथ जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको सुपर लीग में पिक नहीं किया जा रहा। जी हमजा, जिन क्रिकेटर्स का अभी आपने नाम लिया है और मौजूदा सूरत हाल को अगर देखा जाए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनका इंटरनेशनल करियर भी खत्म होने वाला है? जी देखें, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो प्लेयर होता है उसने अपने माइंडसेट के साथ चलना होता है, उसने अपनी फिटनेस के साथ चलना होता है, अपनी परफॉर्मेंस के साथ चलना होता है। अहमद शहजाद देखें, करीबन वो पिछले 6-7 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम से नहीं खेल रहे, वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। देखें, जब आप परफॉर्मेंसेस देते हैं, जब आप बार बार स्कोर करते हैं, तो जो शायकीन होते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, आपको बैक करते हैं और परफॉर्मेंसेस पूरी दुनिया के सामने अहमद शहजाद की भी हैं, शर्जील खान की भी हैं, जितने प्लेयर्स भी हैं, सब जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, देखें हर बंदा देखता है उनकी परफॉर्मेंसेस। और ये सवाल होता है, और ये जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन वहाब रियाज साहब मीडिया के सामने आएंगे, उनसे ये सवाल पूछा जाएगा कि अहमद शहजाद को पीएसएल ड्राफ्ट में क्यों नहीं पिक किया गया। देखें, ये 90s या 80s का दौर नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है। और हम देखते हैं जिस तरह से अहमद शहजाद को उनके फैंस बैक करते हैं। और अहमद शहजाद ने ये कहा है, उस दिन मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं पुरुम्मीद हूँ, मेरी उम्मीदें अल्लाह से हैं और ये मेरे फैंस को भी जल्द ही इल्म हो जाएगा कि मेरे खिलाफ साजिश क्यों की जा रही है, मुझे क्यों पाकिस्तान सुपर लीग का चौथा सीजन है जिसमें पिक नहीं किया जा रहा। तो प्लेयर्स का जो कैरियर होता है ये उनकी परफॉर्मेंसेज और उनकी फिटनेस के साथ होता है। देखें, विराट कोहली है, वो 39 साल की एज में भी खेल रहे हैं। जो महेंद्र सिंह धोनी थे, वो 41 साल की उम्र में रिटायर हुए। अब देखें, शोएब मलिक अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आने के लिए पुरुम्मीद हैं। 42 ईयर्स उनकी एज है। देखें, ये प्लेयर्स की फिटनेस है और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है। जब तक वो परफॉर्मेंसेज देते रहेंगे तो वो दरवाजा खटखटाते रहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दरवाजा खटकेगा, बार बार खटखटाएंगे, तो जाहिर बात है फैंस भी उनको सपोर्ट करेंगे और मीडिया भी उनको सपोर्ट करेगा। तो फिर प्लेयर जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की जर्सी में इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। जी बहुत शुक्रिया हमजा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसके साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।